आज के मुख्य समाचार। पेयजल आपूर्ति परियोजना का पहला चरण शुरू। विदा ले रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। शादी से एक दिन पहले युवती की अधजली लाश। आपदा पर नहीं, चुनावी राज्यों पर पैकेज। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं की नई शुरुआत। मानसून के बाद सेब सीजन में सुधार। युग हत्याकांड, हाईकोर्ट ने पलटा फांसी का फैसला। अब समाचार विस्तार से। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने शहर को जल संकट से राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिन रात सतत द्रवयुक्त पेयजल आपूर्ति परियोजना के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। इस चरण में बिशोबरा और क्रैगनैनो क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे इन क्षेत्रों में पेयजल की निरंतर और द्रवयुक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस परियोजना का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कंपनी SUEZ द्वारा किया जा रहा है, जो आने वाले 10 से 15 दिनों के भीतर पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा करेगी। पाइपलाइन के साथ साथ नए जल टैंकों का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके और भविष्य में किसी भी जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। SJPNL प्रबंधन ने आश्वस्त किया है कि इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान जनता को न्यूनतम असुविधा होगी। साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या या सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 7807761086 जारी किया गया है, जिस पर नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। यह परियोजना न केवल शिमला शहर बल्कि इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक स्थायी समाधान मानी जा रही है। लंबे समय से जल संकट से जूझ रहे इन क्षेत्रों में अब लोगों को निरंतर और भरोसेमंद जल आपूर्ति मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना के प्रमुख लाभ जनता को दिन रात द्रवयुक्त और सतत जल आपूर्ति मिलेगी। जल वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत और आधुनिक होगी। लीकेज जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाएगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सीजन तबाही की मिसाल बनकर सामने आया। अब जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रदेश से विदाई लेने की तैयारी में है, तब इसका व्यापक प्रभाव और नुकसान पूरे राज्य के सामने आ चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश से बुधवार को मानसून की वापसी हो सकती है। इस प्रक्रिया के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई है और मानसून हिमाचल के साथ साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों से भी विदा ले सकता है। हालांकि मानसून की वापसी से पहले शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 25 सितंबर से पूरे प्रदेश में मौसम के पूरी तरह साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। हिमाचल में इस वर्ष मानसून ने भारी तबाही मचाई। 21 जून से 22 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार राज्य में भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से प्रदेश में कई इलाकों का यातायात संपर्क अब भी बाधित है। अब तक 340 सड़कें बंद हैं, जिनमें मंडी जिले में 109 सड़कें, कुल्लू में 106 और कांगड़ा में 40 सड़कें प्रमुख हैं। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की टीमें लगातार राहत एवं पुनर्वास कार्यों में लगी हुई है। पीड़ितों को आर्थिक सहायता, रहने के लिए अस्थायी शिविर और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि दुर्गम इलाकों में अब भी राहत कार्यों में भौगोलिक चुनौतियां आ रही है। राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की मांग की है, ताकि क्षतिग्रस्त ढांचे की मरम्मत और प्रभावित लोगों के पुनर्वास में तेजी लाई जा सके। मानसून की विदाई के बाद अब प्रदेश को राहत मिलने की उम्मीद है। 25 सितंबर से मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है, जिससे राहत कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। लेकिन यह भी साफ है कि मानसून ने इस वर्ष जो निशान छोड़े हैं, उन्हें भरने में कई महीने, शायद साल भी लग सकते हैं। राज्य को अब आपदा प्रबंधन के लिहाज से अधिक सुदृढ़ योजनाओं और टिकाऊ बुनियादी ढांचे की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह के प्राकृतिक संकटों का सामना बेहतर ढंग से किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब उपमंडल बंगाणा के गांव बैरिया के पास झाड़ियों में एक 24 वर्षीय युवती का अधजला शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान अंशिका ठाकुर, पुत्री स्वर्गीय विपिन ठाकुर, निवासी बैरिया के रूप में हुई है।
चौंकाने वाली बात यह है कि अंशिका की शादी बुधवार 25 सितंबर को भिंडला गांव के युवक से तय थी और उससे ठीक एक दिन पहले यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने पर फॉरेस्ट गार्ड ने तुरंत जोल पुलिस चौकी को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि शव पर आग लगाने के अलावा गले और चेहरे पर गहरे कटे के निशान है, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि युवती की निर्मम हत्या की गई है। शव गांव बैरिया से लगभग 500 मीटर दूर बैरिया रामनगर सड़क किनारे झाड़ियों में पाया गया। परिजनों ने बताया कि शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ही बेटी की मौत की सूचना मिली, घर का खुशियों भरा माहौल गहरे सदमे और शोक में बदल गया। पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने बताया कि युवती की हत्या की पुष्टि हुई है। शव अधजली अवस्था में मिला है और प्रारंभिक जांच में मामला हत्या और साक्ष्य मिटाने का प्रतीत होता है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मिलकर सभी सुराग इकट्ठा कर रही है। अंशिका की मौत से पूरा क्षेत्र दहशत और स्तब्धता में है और लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वहां स्पेशल पैकेज देने को तैयार है जहां आपदा नहीं है, लेकिन जहां प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई वहां कोई राहत नहीं दी जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखती है और हर जगह अपनी राजनीतिक टिप्पणियां थोपने की कोशिश करती है। उन्होंने जीएसटी दरों में हाल ही में हुए बदलाव को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि इसका प्रत्यक्ष असर प्रदेश की आर्थिकी पर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को जीएसटी नीति में राज्यों की स्थिति और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संशोधन करना चाहिए। बहुत नुकसान हुआ है, हम 20 साल पीछे चले गए। उसकी ओर सोचो, उसकी ओर मिलके कैसे आगे बढ़ना है, इस पे काम करो। अगर आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री जी खुद बोले मेरा दूसरा घर है, उसके ऊपर ध्यान लगाओ कि उनसे हमको हिमाचल प्रदेश के लिए कैसे एक 5, 7, 10 हजार करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज लेने की बात करनी चाहिए। जब वो बिहार के चुनाव में स्पेशल पैकेज की घोषणा कर सकते हैं, दूसरे राज्यों में जहां जहां चुनाव होते हैं वहां स्पेशल पैकेज मिलता है, लेकिन जहां प्राकृतिक आपदा आती है, जहां जीवन खतरे में है, वहां के लिए स्पेशल पैकेज नहीं है। तो क्या स्पेशल पैकेज केवल वोट के नजरिए से ही रह गया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी प्रार्थना है कि वोट से ज्यादा प्राथमिकता उन राज्यों को दें जहां पर लोगों का जीवन खराब हो गया, जहां राज्य खराब हो गए। तो मेरी ये प्रार्थना हिमाचल प्रदेश के नेताओं से भी है, जयराम जी से भी है कि आप इतनी कैसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ और उनके बच्चों के खिलाफ। उनका परिवार है, उनकी बेटी है, ये आपके भी हैं और बहुत लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे, पर कांग्रेस कभी इस नजरिए से न कभी ध्यान देती है न ही सोचती। आप पहाड़ी राज्यों में खर्चे बढ़ रहे हैं और एक ऐसा खर्चा आ जाए जो नेचुरल क्लाइमेटी से हो, 54,000 करोड़ रुपए का सिर्फ बजट हो, उसमें आपके ऊपर 7-8 हजार करोड़ रुपए का एडिशनल एकदम आ जाए खर्चा, आप उसको कैसे मीट आउट करो? उम्मीद भारत सरकार, वहां से कोई नहीं मिल रहा। वो SDRF में मिलता उसको गिनाए जा रहे हैं, जो शेयर है जो आना ही है उसकी गिनती कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सरकार में आए थे डीजल पेट्रोल पे, पिछली सरकार ने सारी घोषणाएं केवल वोट के लिए, चुनाव से 3 महीने या 2 महीने पहले वैट कटा दिया। उन्होंने नहीं देखा कि इसका असर खजाने पे, जो हमारा आपका सबका खजाना है उस पर क्या हुआ है। नहीं, सिर्फ वोट की राजनीति। बिजली पे सब्सिडी 1 कर दो, 3-4 रुपये डीजल पेट्रोल कम कर दो। मतलब जितने भी फैसले जयराम जी ने 22 में किए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थे। उन फैसलों की वजह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई, बहुत खराब। वो चले गए, लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेवारी अगली सरकार के मुख्यमंत्री की, वो हम लगातार कर रहे हैं। शराब के ठेकों के ऑप्शन उससे बढ़ा था, पहले साल में 400-500 करोड़ रुपया बढ़ा। तो मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करना है, और जो लोग धंधा करने की सोचते हो, सरकार के पैसे लूटने का काम सोचते हो, उनको ना लूटने देंगे ना लुटाने देंगे। जब तक लोगों ने कहते मुझे बैठाया है, प्रदेश के लोगों के हित में काम करूंगा। और उसके कई एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा किस प्रकार
एक 5 स्टार होटल का वापस आना और एक बिजली प्रोजेक्ट से 12 से 18% शेयर करना, ये इन चीज़ों को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के इरादे बिल्कुल साफ है कि प्रदेश के लोगों के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए और रूरल इकोनॉमी के लिए आप सबके सहयोग से काम करना है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यभार संभालते ही शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी थी। अब उन्होंने हॉकी रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा देते हुए चमियाड़ा और टांडा मेडिकल कॉलेज में इसकी शुरुआत कर दी है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि यह पहल हिमाचल को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे राज्य के मेडिकल कॉलेजों का स्तर भी ऊंचा होगा और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचेतक ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में सरकार प्रदेश के अन्य मेडिकल संस्थानों में भी रोबोटिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने जब कार्यभार संभाला था उन्होंने दो, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य ऊपर, क्योंकि जो मूलभूत हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के जो खासकर गरीब लोग हैं जो बाहर प्लान करते हैं इलाज के लिए, उन्हें इलाज करने के लिए हिमाचल प्रदेश में उनको सुविधाएं मिले, उसको लेकर सबसे पहले उन्होंने जो है रोबोटिक सर्जरी की बात जो की थी, जिसमें उन्होंने पहली बार बजट सेशन में रोबोटिक सर्जरी की बात की। ट्रेनें लेती है उसको ग्राउंड पे उतरते उतरते समय तो लगता है। आज चमियाड़ा के अंदर और खासकर टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर दोनों जगह जो है रोबोटिक सर्जरी जो है वो उसकी जो है सुविधा दी। ये मैं स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 2-2.5 साल का जो रहा है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और 68 के 68 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाऊंगा। जहां तक ये मेरा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र हो या चंबा विधानसभा, चंबा जिला हो, सिरमौर हो, सभी जिलों में धीरे धीरे अब 16 नहीं तो 14-15 डॉक्टर जो हैं, एक्सपर्टीज जो हैं हर सिविल हॉस्पिटल में हैं। ये पहली बार हुआ प्रदेश के अंदर और आने वाले समय में 3000 करोड़ रुपया जो है इस पे जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हॉस्पिटल एज वेल मेडिकल कॉलेज और हमारी सिविल हॉस्पिटल और PSC और CSC को जो है वो आने वाले समय में जो है वो दिया जाएगा। शिक्षा को लेकर जब मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला था 21 में NAS का सर्वे हुआ, तब हम 21वें पे थे। आते ही मैं कहता हूँ बैच वाइज से लेकर लगभग कोई मैं कहता हूँ 4001 और 1501, 5,500-6 हज़ार, चाहे वो JBT टीचर थे बैच लंबे समय से। मैं आपको बताऊं पिछले 5.5 सालों से कॉलेजों के अंदर प्रधानाचार्य रेगुलर नहीं थे, स्कूलों के अंदर रेगुलर नहीं थे। लगभग शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने 7-8 DPC करके 9 महीने और 1 साल के अंदर रेगुलर वहाँ प्रिंसिपल दिए। हिमाचल प्रदेश जो है जहाँ कुछ लोग जो 0 स्ट्रेंथ वाले थे, जहाँ क्लस्टर की अप्रोच की और क्लस्टर के साथ साथ अब 100 CBSE गरीब आदमी भी चाहता है, क्योंकि ये जो हमारी खासकर जो 6,40,000 बच्चे हैं और पिछले 8-10 सालों में इतने ही बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में गए, तो कोई CBSE और ICSE की बात करता तो नई शुरुआत जो है 100 CBSE स्कूलों को जो है प्रदेश के अंदर जो है वो इसी सतह से खोला जा रहा है। लगभग 334 अध्यापकों, 50 छात्रों ने सिंगापुर और 310 छात्रों और 32 अध्यापकों केरला भेजा गया, जो एक्सपोजर टूर के अंतर्गत जो है माननीय मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया। यही चाहते हैं आपके द्वारा कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री है, जल्दी से जल्दी बजाय स्कीम बेस्ड नहीं की, क्योंकि लोगों का नुकसान हुआ है और जो लोग कह रहे हैं नेता भाई ये स्कीम बेस्ड क्यों आएगा, लोगों का नुकसान आप जानते हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, कुछ रिपोर्ट हुआ है, कुछ नहीं रिपोर्ट हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश को दोबारा से हम जो है जिस जैसे थे वैसे लेके आए। तो हमारी ये प्रार्थना है कि केंद्र जो है हमेशा जो भी पैसा दिया उसका जो है क्रिस्टल क्लियर बात बताए और आने वाले टाइम में जो नुकसान हुआ उसका केंद्र जो हमने सभी पार्टियों ने जो विधानसभा के अंदर जो है प्रस्ताव पारित करके भेजा है, उस प्रस्ताव और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के जो है सेंटीमेंट को समझे और जल्दी जो है केंद्र सरकार जो है पैसा जारी करे। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मॉनसून की विदाई के बाद सेब सीजन में सुधार देखने को मिला है।
और फसल की ढुलाई व गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लाहौल स्पीति दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए जगत सिंह नेगी ने कहा कि अब जब मौसम साफ है तो भाजपा नेता दिखावे के दौरे कर रहे हैं, जबकि असली जरूरत के वक्त वे कहीं नजर नहीं आए। जगत सिंह नेगी ने यह भी दोहराया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बागवानों, किसानों और आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सेब और अन्य बागवानी उत्पादों को बाजार तक बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। 2-4 दिनों से मौसम में काफ़ी परिवर्तन भी हुआ है। कई इलाकों में हवा अच्छी धूप भी खिली है, परंतु इसके बावजूद जो है अभी भी बहुत सारी सड़कें जो है अवरुद्ध है और ज़्यादातर सड़कें जो अवरुद्ध हैं उनमें छोटे वाहन योग्य तो बना भी दिया गया है। फिर भी अभी तक आज की तारीख में अगर आप लगाएं तो करीब जो है आज 320 सड़कें अभी तक अवरुद्ध है, जिसमें 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं। अगर बिजली की बात करें तो DTR 46 के करीब अवरुद्ध है और पेयजल की जो योजनाएं हैं वो 69 के करीब जो है अवरुद्ध है। मंडियों में अगर बॉक्सेस की बात करें तो करीब 1 करोड़ 90 लाख से जो है ज़्यादा सेब की पेटियां अभी तक जो है मार्केटों में विभिन्न मार्केट यार्ड के माध्यम से आउटसाइड मार्केट यार्ड या जो डायरेक्ट जो है दूसरे मंडियों में गई है स्टेट से बाहर अभी तक जा चुकी है। और इसी अवधि में जो है HPMC के द्वारा जो हमारा कर्ल्ड एप्पल है MIS के तहत जो लिया जाता है वो भी करीब 60,000 मैट्रिक टन पहुंच गया रिकॉर्ड टन। अब जब जयराम जी पहुंचते हैं उस समय वो पहुंचते हैं कोई महीने 1.5 महीने बाद, जब कहीं किसी जगह पे प्राकृतिक आपदा होने के बाद, तो कहीं किसी के वहाँ पर कोई एक आध गोभी पड़ी होगी तो वो तो नेचुरली जो है उसका कंडीशन खराब होगा। ये ठीक है कि अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में जो है भारी जो है चट्टानों के गिरने से वहाँ पर रास्ता अवरुद्ध रहा, उसका जो है कुछ अरसा जो है बागवानों और किसानों को उसका जो है नतीजा जो है एक किस्म से नुकसान हुआ था। परंतु उस समय जो है हमारा रोहतांग की तरफ से रोड जो है बन नहीं था। तो ये प्राकृतिक आपदाएं किसी के कहने से नहीं आती है और इसमें जो है रोड भी BRO के अंडर था, पूरी की पूरी सड़क। फिर भी उसके बावजूद जो है प्रदेश सरकार ने जो अपनी तरफ से कर सकते थे वो पूरा किया। GST जब हमारे पे ज़बरदस्ती थोपा गया, 11 साल से पूरे देश में हर वर्ग के लोगों को लूटा गया, उसके बाद अभी जब चुनाव आ रहे हैं अब उसको फिर कम कर देते हो तो उससे कोई हमारा भला नहीं हो रहा है। अभी 11 साल से जो हमें लूटा उसका हिसाब दो। अब आप जो है जिस तरह से ये पहले खेल खेलते रहे, पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे, फिर जो है 2 रुपये कम कर देंगे, LPG का दाम बढ़ा देंगे, फिर उसमें जो है 100 रुपये बढ़ा देंगे, उसमें 20 रुपये कम कर देंगे। ये खेल जो है लंबे समय से BJP का केंद्र की सरकार कर रही है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा जो है कुठाराघात हुआ है। जो रोज़गार के अवसर है जो वो ख़त्म हो गए हैं, इंडस्ट्री को इन्होंने तबाह कर दिया है। अब जो है अब ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। बताइए, पहले आपने हमें लूटा, अब लूटने के बाद अब आप कह रहे हैं कि आपको एक किस्म का राहत देने, किस चीज़ का राहत हमें दे रहे हैं? उसका तो कोई भरपाई करो, कंपनसेशन दो हमें। GST का जो नुकसान आपने हमारे 11 साल कराया, GST कंपनसेशन हिमाचल प्रदेश के जनता को दो, सरकार को दो, पूरे देश की जनता को दो, अब तो बात आएगी आपकी। शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। कोर्ट ने 4 प्रमुख वजहों को आधार बनाते हुए यह निर्णय लिया, जिसमें युग की मौत की स्पष्ट वजह का साबित न हो पाना, फॉरेंसिक रिपोर्ट पर संदेह, गवाहों की कमजोर गवाही और दोषियों के जेल में अच्छे व्यवहार जैसी बातें शामिल हैं। दोषी तेजेंद्र पाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। युग के पिता विनोद गुप्ता ने फैसले पर असंतोष जताते हुए कहा कि वे बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रखेंगे। बता दें कि 2014 में युग का अपहरण कर उसे नवबहार के एक किराए के कमरे में बंद कर दिया गया था। मोबाइल पर उसकी मुझे बचा लो कहते वीडियो से हत्याकांड का खुलासा हुआ था। 2016 में क्लस्टन के पेयजल टैंक से युग का कंकाल मिला था।
इस मामले में शहर के सैकड़ों लोगों ने इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन किए थे। 2018 में ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी और जज ने कलम तोड़कर ऐतिहासिक अंदाज में फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ सर, ना मैं ना मेरा पूरा परिवार। मैं इस कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ सर। ऐसा नहीं है, सेशन कोर्ट से आप देखते हैं, ये सेशन कोर्ट में भी तो हुआ फैसला। ऐसे तो जज साहब नहीं करेंगे उनको किल टू डेथ। अगर सेशन कोर्ट से मजबूत ना होता तो आगे क्यों आता ये केस? सेशन कोर्ट से ही हिम्मत बनी आगे, तभी आगे हाई कोर्ट में इन्होंने अपील कर। नहीं, इंसाफ नहीं मिला उसको, मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। हम तो अपने बच्चे के लिए जी रहे थे और अपने बच्चे के लिए सब कुछ ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। उसको फैसला, इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ अगर मिलता तो पकड़े न जाते। हमारे बच्चे को इंसाफ जो मिला है तो पकड़े गए हैं, वो भगवान ने दिया है, कोर्ट ने नहीं दिया। अब तो हम भगवान को मानते हैं। वो पकड़े ही ना जाते तो भगवान ने उनको पकड़वा दिया। आज 15 वर्ष का हम तो अब तो फैसला दे दिया तो अब क्या मांग करेंगे हम? अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, जो भी होगा देखते हैं। उनको किल टू डेथ की सजा रहे बस, और तीनों को। किसी ने गुनाह नहीं किया तो छोड़ देते। जब गुनाह ही नहीं किया उन लोगों ने तो सरदार को क्यों छोड़ दिया? क्या नजर आया कोर्ट को कि सरदार ने कुछ नहीं किया?